नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं स्वागत करता हूं आपका पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा है सेशन नंबर 44। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने 44वें सेशन पे। जल्दी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। आज का टॉपिक रिलेटेड है सोशल इशूज, पॉलिसी फ्रेमवर्क, वर्ल्ड इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, इंडेक्स, रैंकिंग एंड रिपोर्ट। सब कुछ है आज के टॉपिक में। फिलॉसफी भी है थोड़ी सी, और एक अच्छी सी कहानी भी है आपके लिए आज जो मैं आपको सुनाऊंगा। और साथ ही साथ एक जापानीज का कॉन्सेप्ट भी है हैप्पीनेस का, जो मैं आपको बताऊंगा, और उसको हम रिलेट करेंगे हिंदुइज्म से, हिंदू धर्म से भी हम उसको रिलेट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। सेशन को लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना आज का टॉपिक, इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस। तो क्या है हैप्पीनेस के पीछे की इकोनॉमी, उसको समझते हैं, उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझते हैं। राइट। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं क्यों इस टॉपिक का नाम मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस रखा है, उसके पीछे ये कारण है। ये कोट एपीजे अब्दुल कलाम का ये कोट है, और उन्होंने कहा था कि जब लर्निंग पर्पसफुल हो जाए तो क्रिएटिविटी आती है। जब क्रिएटिविटी आती है तो थिंकिंग पैदा लेती है। जब थिंकिंग पैदा लेती है तो नॉलेज उसमें तड़का लगाता है, और जब नॉलेज तड़का लगाता है तो इकोनॉमी फ्लरिश करती है। तो बेसिकली लर्निंग से इकोनॉमी तक की जर्नी, और इन सभी जर्नी में एक खास बात है जो शायद एपीजे अब्दुल कलाम जी कहना भूल गए, या फिर उन्होंने इसके एसेंस में नहीं कहा, वो है हैप्पीनेस। तो लर्निंग तभी पर्पसफुल होगी जब आप हैप्पी रहेंगे। तो हमने दो इमोजी बढ़िया बढ़िया आपके लिए लगा दिए हैं। एक तो उनके लिए जिनके गालों में गड्ढे नहीं पड़ते हैं, दूसरा उनके लिए जिनके गालों में गड्ढे पड़ते हैं। मजाक था यार, हा 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 हा। आगे चलते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सबसे पहले काम की बात करेंगे, पढ़ाई रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 क्या है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट 156 नेशंस को रैंक करती है 6 पैरामीटर्स पे। तो 6 वेरिएबल्स हैं। तो किस तरीके से कोई देश हैप्पी है, खुश है, उसके लिए 6 पैरामीटर्स हैं। पहला, जीडीपी पर कैपिटा, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पर कैपिटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट। उसके बाद सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड अब्सेंस ऑफ करप्शन। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं हैप्पीनेस को आंकने के, जो ये रिपोर्ट तय करती है 156 नेशंस का। ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करती है? ये रिपोर्ट पब्लिश करती है आपकी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यूएनएसडीएसएन। तो ये रिपोर्ट वही पब्लिश करती है, हर साल पब्लिश होता है। और कौन सी डेट को पब्लिश होता है? 20 मार्च को। तो 20 मार्च को ऐसा क्या है, उस दिन हम ग्लोबल हैप्पीनेस या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, 20 मार्च इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। क्या रहा इसमें सबसे पहली जो चीज ये रही कि फिनलैंड ने टॉप किया, और जबकि इंडिया का जो रैंक है वो 144 है। पिछले साल ये रैंक 140 था, तो 4 पोजीशन हम और डाउन हो गए। तो मतलब कि हमारा जो देश है वो खुश नहीं है, ये रिपोर्ट कहना चाह रहा है। उसके बाद जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, जैसे नेपाल ले लीजिए 92, बांग्लादेश ले लीजिए 97, पाकिस्तान 66 और श्रीलंका 130। तो ये सारे देश हमसे बेटर हैं हैप्पीनेस में, लेकिन हम नहीं हैं। हम क्यों इतने पीछे चले जा रहे हैं, हम खुश क्यों नहीं हैं, इसके भी बारे में हम देखेंगे। 2020 रिपोर्ट्स फर्स्ट टाइम रैंक द सिटीज अराउंड द वर्ल्ड फॉर देयर सब्जेक्टिव वेलबींग। तो इस बार इस रिपोर्ट में क्या किया गया, इन्होंने सिटीज को भी रैंक किया बेस्ड ऑन देयर सेपरेट पैरामीटर्स। तो सिटीज को भी इस बार रैंक किया गया है, ताकि एक पूरी अच्छी तरीके से सबका जायजा लिया जा सके। तो ये थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कहानी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस सबको कवर अप कर लिया। राइट। आगे, अब इसमें जो एक सबसे काम की बात है वो ये है स्टर्लिन पैराडॉक्स। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को जो था वो प्रपोज किया था रिचर्ड स्टर्लिन ने, स्टर्लिन पैराडॉक्स। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको लाया गया। मतलब कि इस इंसान ने टोटलिटेरियन रिजिम को देखा था, हिटलर के रिजिम को देखा था। तो मतलब जो ये कहना चाह रहे थे उसके पीछे ये जानते थे कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो एक बेसिक अजम्पशन था कि सोसाइटी जितनी ज्यादा रिच होती चली जाएगी वो उतनी ज्यादा हैप्पी रहेगी। तो मतलब जो रिच पीपल हैं वो ज्यादा हैप्पी रहेंगे एज कंपेयर टू पुअर पीपल। तो बेसिकली मैं थोड़ा इसको अगर डायग्राम में मैं आपको समझाऊं तो ये है, ये आपकी एक सोसाइटी है, ट्रायंगल। राइट। अब यहाँ पे ये जो बेस है ये बहुत सारे
जैसे जैसे बेस नैरो होता चला जाता है, तो यहाँ पे आपका बहुत मास सेक्शन है, पुअर पीपल और रिच पीपल ऊपर रहते हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी रिच होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, सोसाइटी जैसे जैसे इस तरफ आगे बढ़ेगी, हैप्पीनेस भी ऐसे आगे बढ़ेगी। ये एक अजम्पशन था जो कि रिचर्ड स्टर्लिन ने कहा कि ये गलत है, ये एक पैराडॉक्स है। उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, हैप्पीनेस नहीं हो सकता। इस हैप्पीनेस के बजाय आप इसे सेटिस्फैक्शन का नाम दे सकते हैं कि जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी रिच होती जाएगी, लोग रिच होते चले जाएंगे, तो वो ज्यादा सेटिस्फाई होते चले जाएंगे, मटेरियलिस्टिक वो ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। तो उन्होंने कहा इसको हैप्पीनेस नाम मत दीजिए, इसको सेटिस्फैक्शन नाम दीजिए। और उन्होंने ये बाद में कहा कि एक बियॉन्ड तक ही सेटिस्फैक्शन जो है वो रहेगी, उसके बाद आपकी अगर इनकम बढ़ती चली जाती है तो सेटिस्फैक्शन जरूरी नहीं है कि बढ़ती चली जाएगी, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये कहना था किसका? रिचर्ड स्टर्लिन का, राइट। उसके बाद जैसे अब ये पिछले आप देखिए यहाँ पे फिनलैंड जो है, फिनलैंड ने टॉप किया है। तो फिनलैंड की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो हाईएस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉप कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिचर्ड स्टर्लिन का जो पैराडॉक्स थ्योरी है ये सही है। ही कंक्लूडेड दैट रिलेटिव पीपल वे हेविली ऑन पीपल्स माइंड। यहाँ पे रिलेटिव पीपल के बजाय रिलेटिव पीपल इनकम आएगा, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जो रिलेटिव पीपल के जो इनकम है वो लोगों के माइंड के ऊपर थोड़ा ज्यादा रहती है। जैसे कि दो लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। सपोज कीजिए दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं। ही गेट 5,000 रुपीज एज अ सैलरी एंड ही गेट 10,000 रुपीज एज अ सैलरी। और दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, ही गेट 10,000 सैलरी एंड ही गेट 5,000 सैलरी। तो जिसको कम मिल रहा है उसके दिमाग पे ये चीज ज्यादा फितूर ज्यादा सवार रहेगा कि अरे मुझे कम कैसे, इसको ज्यादा कैसे। तो बेसिकली रिचर्ड स्टर्लिन ये कहना चाहते हैं, इससे हैप्पीनेस जो है वो आपकी वायलेट होती है, हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो ये जो रिलेटिव पीपल की जो इनकम है ये लोगों के दिमाग पे थोड़ा सा ज्यादा रहती है। So this theory suggests that national happiness can be increased even if material prosperity is not among the highest, जैसे कि हमने फिनलैंड के केस में देखा। Providing a social safety net to the people is the most challenging task of the policy makers of the world। तो अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वर्ल्ड को, उनको क्या करना चाहिए अगर उनकी इकोनॉमी हैप्पी नहीं है? तो सबसे पहली बात तो इसका अवेयरनेस काफी फैलता चला जा रहा है और काफी लोग इसमें हैप्पीनेस को लेके, इंडिया भी बतौर काफी काम कर रहा है इस पर। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए चैलेंजिंग हो गया है कि वो लोगों को एक सोशल सेफ्टी नेट दे। किस चीज का सोशल सेफ्टी नेट? हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, ओल्ड एज पेंशन का। तो इन सब का जो है पॉलिसी मेकर्स को एक सोशल सेफ्टी नेट देना चाहिए, जो कि फिनलैंड में बहुत अच्छा है। दैट्स वाई डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो जीडीपी फिगर्स इट रैंक 1 इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, राइट। आगे बात करते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। क्या है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस? दिस टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय भूटान। तो भूटान ने सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था with a view that if the government cannot create happiness for its people then there is no existence of the government। तो बेसिकली भूटान ने जीडीपी को हटा के, कि उन्होंने कहा कि प्योरली हम क्वांटिटेटिव फिगर्स पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव चीजें भी आती हैं, अदर फैक्टर्स भी आते हैं। तो उन्होंने जीडीपी को रिप्लेस कर दिया जीएनएच से और बोल दिया कि अगर कोई सरकार लोगों के लिए हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती तो फिर सरकार का कोई वर्चस्व नहीं रह जाता। They give importance to GNH over GDP and included 9 domains and 4 pillars to it। अब मैंने जैसा आपको बताया कि वर्ल्ड में काफी ज्यादा इसको लेके अवेयरनेस फैल गई है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस, क्योंकि लोग ज्यादा अब शिकार हो रहे हैं, लोग ज्यादा एंटी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, लोग खुश नहीं हैं, राइट। तो इसको लेके काफी सारी जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं, जो दूसरे देश हैं, वो सब काफी मतलब इसको लेके सीरियस हो गया और इंडिया ने भी इसमें बहुत ज्यादा पार्ट प्ले किया है, वो भी सीरियस काफी हो गया है। जैसे कि कुछ स्टेट्स में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए गए इसके ऊपर, दिल्ली पुलिस के लिए जैसे किया गया एग्जांपल के तौर पे, दिल्ली स्कूल में जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे उन्होंने हैप्पीनेस क्लासेस चलाई। उसके बाद मध्य प्रदेश ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट क्रिएट किया और हैप्पीनेस कैंप्स लगाए ताकि आपको लाइफ की एक पॉजिटिव आउटलुक का पता चल सके। आंध्र प्रदेश ने हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट। और ये आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसमें ये हैप्पीनेस भी आ जाएगा। तो बेसिकली वो ह्यूमन से HHDI कर देना चाहिए, ह्यूमन हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। ये हम देखेंगे आगे, शायद क्या पता हो भी जाए।
अब बेसिकली हैप्पीनेस पे इतनी सारी बातें कर ली, तो हैप्पीनेस है क्या बेसिकली? तो हैप्पीनेस इज रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। तो यहां से अब जो थोड़ी सी जो सेशन है वो थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा, फिलॉसफी भरा रहेगा। तो हैप्पीनेस जो है वो रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस है। जब आप वास्तविकता, सच्चाई में से एक्सपेक्टेशंस को हटा देते हैं तो आप खुश रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आप अपने जीरो कर लीजिए और रियलिटी को बिल्कुल सामना कीजिए, आप खुश रहेंगे। अगर आपने रियलिटी, सच्चाई से दूर भागने लग गए, लाइक सोशल मीडिया वॉरियर्स, तो आप अपनी हैप्पीनेस को नेगेटिव कर लेंगे। एक्सपेक्टेशंस आपको अपने से बहुत ज्यादा है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। आई रही बात समझ में? मुझे यहाँ पे युवल नोआ हरारी का एक कोट याद आता है। जब उनसे पूछा गया था कि व्हाट इज ट्रुथ, तो उन्होंने बहुत हंस के कहा था, दैट गूगल सजेस्ट। राइट? तो आप समझ गए होंगे इसके पीछे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ह्यूमन हैप्पीनेस डिपेंड्स लेस ऑन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस एंड मोर ऑन आवर ऑन एक्सपेक्टेशंस। तो जो ह्यूमन हैप्पीनेस है वो ऑब्जेक्टिव, यानी अगेन सेम बात, रियलिटी पे कम डिपेंड करती है और अपने एक्सपेक्टेशंस पे ज्यादा डिपेंड करती है। आवर एक्सपेक्टेशन अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस इंक्लूडिंग टू द कंडीशंस ऑफ अदर पीपल। तो दूसरे लोगों में रिलेटिव जो बातें हैं वो सामने आ जाती है। यहाँ पे फिर से स्टर्लिंग पैराडॉक्स आ गया। व्हेन थिंग्स इंप्रूव एक्सपेक्टेशंस बैलून। तो अगर कोई बंदा अच्छी ग्रोथ कर रहा है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसके एक्सपेक्टेशंस और राइज हो जाते हैं। और फिर जब वो किसी वक्त किसी स्टेज पे वो चीज से वो अपने एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर पाता, तो डिससेटिस्फैक्शन होता है, विच लीड टू अनहैप्पीनेस। तो बेसिकली ये पूरी थ्योरी है, हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। इसको आप ध्यान रख लेना। ऐसे राइटिंग में आपके काम आ सकता है, एथिक्स के पेपर में आपके काम आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। व्हाट पीपल नीड, लोगों को अब क्या चाहिए? तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, दे नीड टू फील लाइक दैट दे हैव इनफ एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वर्थवाइल, they are learning and growing at each stage of their life and moreover they have access to a community। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं। राइट? इसके बाद हम चलते हैं जापानीज कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो जापान का क्या कहना है हैप्पीनेस को लेके? क्योंकि जापान जो है एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है, काफी लोग वहां के मेहनती हैं, काफी जो अगर उनका आप इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत ही मेहनत भरा रहा है डिस्पाइट ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो जापानीज का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है अ रीजन फॉर बीइंग। तो इकिगाई मिलके बना है दो शब्द से, इकिरु और काई। इकिरु मीन्स टू लिव और काई मीन्स रियलाइजेशन फॉर व्हाट वन होप फॉर, दैट इज इकिगाई। तो वो कहते हैं कि अपने आप से हमेशा 4 सवाल पूछिए। क्या 4 सवाल पूछिए? सबसे पहला, व्हाट यू लव, आपको पसंद क्या है? आपको पसंद है पैशन या आपको पसंद है मिशन? राइट? इनका जो बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं डिलाइट एंड फुलनेस बट नो वेल्थ। तो अगर आप पैशन और मिशन को लेके चलेंगे तो आपके पास फुलनेस तो रहेगी, खुशी तो रहेगी, लेकिन आपके पास वेल्थ नहीं रहेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि अगला सवाल आप अपने आप से पूछिए, व्हाट यू आर गुड एट, आप अच्छे किस पर हैं? पैशन में अच्छे हैं या प्रोफेशन में अच्छे हैं? और इसके बीच की जो कड़ी है, इसका बीच का जो ब्रिज है, वो कहता है सेटिस्फैक्शन बट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। समझ आ रहा है किस तरीके से हम इस चार्ट को पढ़ रहे हैं? तो वो कहता है सेटिस्फैक्शन तो है यहां पर, लेकिन फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस आ रही है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूं, प्रोफेशन एंड पैशन के गैप में। उसके बाद व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, आपको किस चीज के लिए पैसे दिए जाए या आपको भत्ता दिया जाए, सैलरी दी जाए, प्रोफेशन के लिए या फिर वोकेशन के लिए? अब ये कहता है कंफर्टेबल है यहां पर, लेकिन फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है। उसके बाद व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वर्ल्ड को क्या चाहिए फॉर फ्रॉम यू, मिशन या वोकेशन? और इसके बीच की जो कड़ी है, दैट इज नोन एज एक्साइटमेंट एंड कंप्लेसेंसी बट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। यहां बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। राइट? और बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर ही पहले एंटरप्रेन्योर की जर्नी यहां से शुरू होती है। बेसिकली यहां पे एक बहुत अच्छी चीज समझ के आती है, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहता है तो उसकी सबसे पहली जर्नी ना यहां से शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेज यहां पे आता है, फिर यहां पे आता है और फिर यहां पे आता है। ये एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है और ऐसे ही रहता है। और जापानीज का ये कहना है, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज 4। आप इन चारों के बीच में बैलेंस बनाइए, यू विल गेट अ हैप्पीनेस। ओके, सो दिस इज द जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस विच इज नॉन एज इकिगाई। राइट? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदुज्म पे। हिंदू धर्म और हैप्पीनेस क्या कहता है हिंदू धर्म, उसको भी समझ लेते हैं। हिंदू धर्म कहता है, टू सिक्योर हैप्पीनेस हिंदुइज्म प्रोवाइड्स या प्रिस्क्राइब्स 4 चीफ एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज नॉन एज पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की बात करता है हिंदू धर्म कि अगर आपको खुश रहना है तो पुरुषार्थ को आप अचीव कीजिए। और 4 तरीके के पुरुषार्थ होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है धर्म, मोरल ड्यूटी। तो धर्म का मतलब क्या है कि
फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। तो आप जीवन के जिस पड़ाव पर हैं उस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व को अच्छे से निभाना, दैट इज नॉन एज धर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो पढ़ना आपका सबसे पहला धर्म है, तो ये होता है धर्म, मोरल ड्यूटी। उसके बाद आता है अर्थ, वेल्थ, उसके बाद काम, वर्क, और फिर मोक्ष, लिबरेशन, राइट। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, आप इनको अचीव कर लीजिए, यू विल गेट हैप्पीनेस। बेस्ड ऑन दीज 4 पुरुषार्थ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। अब इस पे जो बेस है 3 तरीके के हैप्पीनेस हैं, ये हिंदुज्म कह रहा है। पहला है सात्विक हैप्पीनेस, विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दैट इज मोरल एंड मेंटल प्योरिटी फ्रॉम बीइंग गुड एंड डूइंग गुड। उसके बाद राजसिक हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस, लाइक फुलफिलिंग योर डिजायर्स, अचीविंग ड्रीम्स, गोल्स, पावर, पोजीशन, नेम, फेम, एक्सेट्रा। फिर तामसिक हैप्पीनेस, फिजिकल हैप्पीनेस अराइजेस फ्रॉम बॉडीली प्लेजर्स, राइट। तो हिंदुज्म भी हैप्पीनेस पे बात करता है, ये मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी लर्निंग है हिंदुज्म के अंदर में, कि अगर आप एक रियल इसके फॉलोअर हैं तो यू नीड नॉट टू बी फुल ऑफ सॉरो, आपको कभी दुखी नहीं होना चाहिए। तो जो एक सच्चा हिंदू होता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, ये हिंदुज्म कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा श्लोक है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुता। तो आप में से जिसको भी इसका एसेंस मालूम है, इसका मीनिंग मालूम है, आप कमेंट में लिखिए, आई वुड लव टू रीड दैट। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आपको इसका मतलब मालूम है। मैं दोबारा से ये श्लोक पढ़ देता हूँ, मुझे काफ़ी याद हो चुका है इसको, मैंने इसको काफ़ी मतलब पढ़ा है, कई बार पढ़ा है और काफ़ी इसको मतलब बारीकी से जाना है, समझा भी है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुता, राइट। तो ये था हिंदुज्म और हैप्पीनेस का जोड़। अब आती है बारी स्टोरी की, तो मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, क्योंकि हैप्पीनेस से रिलेटेड है तो खुश रहना चाहिए। तो दुखी का जो कॉन्सेप्ट है, जो दुख का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ, वो इस कहानी में है। तो एक कहानी बड़ी सिंपल सी है कि एक मूर्तिकार था, बेसिकली स्कल्प्टर। तो वो अपने आप से बहुत दुखी रहता था, दिन भर हथौड़े छेनी से काम करते रहो करते रहो करते रहो, तो बड़ा दुखी रहता था। और उसके बाद फिर एक कोई टैक्स कलेक्टर आता था और वो टैक्स उससे पैसा लेके चला जाता था। तो उसको लगता था यार इतना काम कर रहे हैं और फिर इनके हाथ में पैसा दे देते हैं, तो इनकी जिंदगी तो कितनी अच्छी होती होगी ना, ये तो कितने मस्त रहते होंगे। तो वो यही सोच सोच के दुखी, अगेन रिलेटिव स्टर्लिन पैराडॉक्स, कनेक्ट कीजिए चीजों को, राइट। तो वो बहुत दुखी रहता था। तो उसको एक दिन एक स्पिरिचुअल गुरु मिले, तो उसने अपनी व्यथा, अपना दुख पूरा बताया उनको। तो उन्होंने उसको एक मैजिक वैंड दे दिया, छड़ी दे दी, जादुई छड़ी, और बोला कि जो तुम बनना चाहते हो तुम बन जाना इससे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने सबसे पहले टैक्स कलेक्टर्स को ही देखा था, वही आते थे, उससे पैसा लेके चले जाते थे, जो भी वो कमाता था उसका एक हिस्सा। तो सोचता था इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो उसने मैजिक वैंड को बोला कि मुझे टैक्स कलेक्टर बना दो। तो वो टैक्स कलेक्टर बन गया। अब जब वो टैक्स कलेक्टर बन गया तो फिर जब वो टैक्स कलेक्शन का काम करने लगा तो कुछ दिन तो जिंदगी आराम की चली। उसके बाद राजा ने उसको कोई काम दिया और वो कर नहीं पाया, तो उसको सजा मिली कि उसको देश निकाला दे दिया गया या उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो भी था उसको सजा मिली। तो वो लगा कि राजा की जिंदगी बहुत अच्छी है, अगेन फिर से रिलेटिव थिंकिंग, तो राजा की जिंदगी बहुत अच्छी है, तो उसने सोचा यार राजा ही बन जाते हैं। तो मैजिक वैंड को फिर उसने घुमाया, बोला राजा बना दो, तो राजा बन गया। अगेन जिंदगी कुछ दिन फिर अच्छी चली। अब अच्छी चली, उसके बाद फिर क्या हुआ कि राजा के जो शासन में विद्रोही आ गए, रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी पैदा हो गए और उन्होंने राजा को मार दिया। तो वो पेड़ पे लटका हुआ वो सोच रहा है कि यार राजा की जिंदगी भी बेकार होती है, तो इससे अच्छा तो रिवोल्यूशनरी है। तो उसने मैजिक वैंड को बोला कि मुझे रिवोल्यूशनरी का हेड बना दिया जाए। तो उसके बाद वो मैजिक वैंड ने उसको रिवोल्यूशनरी का हेड बना दिया। अब रिवोल्यूशनरी जो होते हैं वो बेसिकली उनका ना घर होता ना ठिकाना, जंगलों में घूमते फिरते रहते हैं और ऑपरेशंस अपने गुरिल्ला वारफेयर बेसिकली लॉन्च करते रहते हैं। तो ऐसे ही जंगलों में एक दिन वो था और काफी बारिश हो गई और जंगल का पूरा डूब गया और वो उसमें मर गया। तो उसने सोचा फिर कि यार इसमें भी क्या फायदा, इससे अच्छा तो बादल है, बरस जाओ बन के कहीं पे भी, ये तो किसी को भी तबाह कर सकते हैं, क्या स्कल्प्टर, क्या टैक्स कलेक्टर, क्या किंग या क्या रिवोल्यूशनरी। तो उसने बोला मुझे बादल बना दिया जाए। तो वो फिर उसको मैजिक वैंड ने बोला क्लाउड बना दे, तो वो क्लाउड बन गया। अब जब वो क्लाउड बन गया तो फिर अगेन कुछ दिन तो सही, फिर वो टकरा गया माउंटेन से और फिर वो बस्ट हो गया। तो माउंटेन से टकराने के बाद उसने सोचा यार मुझसे अच्छा तो पहाड़ है,
तो उसने बोला ठीक है, तो मुझे माउंटेन बना दो। नाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ माउंटेन। अब माउंटेन कुछ दिन जिंदगी फिर अच्छी चली, फिर एक दिन एक स्कल्प्टर आया और उसने माउंटेन को तोड़ा, रॉक्स में कन्वर्ट किया और ले गया मूर्ति बनाने के लिए। तो अगेन वो फिर से क्या बन गया, स्कल्प्टर ही बन गया, राइट। तो बेसिकली क्या है, लाइफ है, चैलेंजेस रहेंगे, उदास होने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए एंड बी हैप्पी। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बताइएगा जरूर, सेशन को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। आप और हम अगर खुश रहेंगे तो इसी तरीके से भारत को भी खुश रख पाएंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद एंड बी हैप्पी।